डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है नाइक्विस्ट प्लॉट, विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन कंट्रोल सिस्टम एग्जामिनेशन। तो नाइक्विस्ट प्लॉट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सबसे पहले हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पोलर प्लॉट का भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और इसमें भी हम पोलर प्लॉट ही ड्रॉ करने वाले हैं, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो होगा, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि रूट लोकस हो, बोर्ड प्लॉट हो या फिर पोलर प्लॉट हो, नाइक्विस्ट प्लॉट हो, सबके अंदर हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है जिसकी वैल्यू एक्चुअल में जी एस इंटू एच एस होती है। लेकिन अगर कहीं पे यूनिटी फीडबैक लिखा होता है यानी एच एस वन है तो केवल वहाँ पर क्या लिखा होता है, जी एस लिखा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसमें एस की जगह क्या पुट करना है, जे ओमेगा। एस की जगह मैं अगर जे ओमेगा पुट करता हूँ तो जी जे ओमेगा इक्वल टू 10 जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा प्लस 3। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करते हैं जिसको कि हम एम नाम दे रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा मैग्नीट्यूड का क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं न्यूमरेटर की तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं पहले रियल टर्म लिख रहा हूँ, फिर इमेजनरी और रियल टर्म और इमेजनरी। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। तो ऊपर वाले का अगर फाइंड करते हैं न्यूमरेटर का, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, सिमिलरली 3 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फेज एंगल। तो फेज एंगल का फॉर्मूला भी हमें पता है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। अभी जो फेज एंगल होगा वो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग निकलेगा। तो न्यूमरेटर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 डिवाइड बाई 10 अपॉन टेन इनवर्स, इमेजनरी पार्ट क्या है ओमेगा बाई 2, देन अगेन टेन इनवर्स ओमेगा बाई 3। 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, तो ऊपर 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, नीचे टेन इनवर्स ओमेगा बाई 2 है और टेन इनवर्स ओमेगा बाई 3 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को ऊपर लेके आएंगे। तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल एक्सपोनेंशियल पावर में होते हैं, ई की पावर में, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और क्योंकि ई की पावर में है दोनों, मतलब ये इस तरह से एंगल लिखा होता है ई की पावर जे थीटा, और अगर मैं थीटा 1 इंटू ई की पावर जे थीटा 2 लिखता हूँ तो बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये दोनों ऐड होकर ऊपर जाएंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो हमेशा एंगल जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल पावर में होते हैं, इसलिए उनके साइन चेंज हो जाते हैं। और वो मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, वो एडिशन में होते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। ये हमारे पास आ गया फेज एंगल। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, हमने फेज एंगल निकाल लिया। अब हम बनाएंगे एक टेबल जिसके अंदर हमें बेसिकली 3 वैल्यू लेनी है। सबसे पहले ओमेगा, फिर मैग्नीट्यूड और फिर फेज एंगल। और इसमें भी हमें 2 वैल्यू कंसिडर करनी होती है, 0 एंड इनफाइनाइट। तो 0 और इनफाइनाइट पे अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, जैसे एम की वैल्यू, तो ओमेगा इक्वल टू अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ और यहाँ मैं रखता हूँ 0, तो 10 अपॉन ये कितना रह जाएगा 2 और ये कितना रह जाएगा 3। तो 2 इंटू 3 विल बिकम 6, तो 10 अपॉन 6 आ जाएगा, दैट विल बिकम 5 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड की। अब हम रखेंगे इनफाइनाइट, तो समथिंग प्लस इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, समथिंग प्लस इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो एम इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पर मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं इसमें रख दिया। अब एंगल के लिए हम इसमें रखेंगे, तो ओमेगा 0 रखता हूँ तो टेन इनवर्स 0 0 होता है, टेन इनवर्स 0 0, तो दोनों एंगल मिलकर कितना आ गया, 0 डिग्री। लेकिन अगर 90 रखता हूँ यानी इन्फाइनाइट रखता हूँ, सॉरी, तो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट बाई 2 भी इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट बाई 3 भी इन्फाइनाइट होगा। तो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस टेन इनवर्स इन्फाइनाइट यानी माइनस 90, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 180 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है जिसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड और एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड इन्फाइनाइट पर। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था पोलर प्लॉट के अंदर कि अगर मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ओमेगा इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड है 5/3 और एंगल कितना है 0 डिग्री,
और ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पर मैग्नीट्यूड है 0 और एंगल है -90। तो फाई जो इन्फाइनाइट है उसमें से मैं फाई 0 माइनस करता हूँ अगर, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा -180 -0 डिग्री, दैट इज़ -180। अब -180 जो डिफरेंस है इन दोनों एंगल के बीच में, इन्फाइनाइट और 0 डिग्री के बीच में, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर रोटेशन जो होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और 180 डिग्री क्या इंडिकेट करेगा कि इट विल कवर 2 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट हमारा कितने डिग्री का एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री के लिए 2 क्वाड्रेंट कवर होंगे, तब हमारा ये ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले जैसा कि नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में हम बात की थी कि पोलर प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं, तो पहला जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ अवर पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180 और ये 270। अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलूँ तो -90, -180 एंड -270। तो पहला जो हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या था, 5/3 विथ एंगल 0 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पर क्या था, 0 विथ एंगल -180 डिग्री। तो 0 एंगल है, सबसे पहले एंगल को देखना है। 0 डिग्री एंगल है, मैग्नीट्यूड कितना है 5/3, ये रहा 0 डिग्री, यहाँ पर मार्क कर देना 5/3, ठीक है। उसके बाद में इन्फाइनाइट, तो जो क्या होता क्या है, जैसा हम ये एक्सेस बनाते हैं तो ये टाइम t इक्वल टू 0 होता है, ये टाइम t इक्वल टू क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। टाइम और ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो जब टाइम 0 होगा तो ओमेगा क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। जब टाइम इन्फाइनाइट होगा तो ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमारी मार्किंग जो होती है वो अपोजिट होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इस केस में जब हम बात करेंगे इसकी -180 डिग्री की, तो -180 यहाँ पर है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ये 0 पे पहुँच रहा है। तो अब हमने अभी देखा था कि -180 डिग्री हमारा डिफरेंस आया था। इसका मतलब जो कर्व है वो दो क्वाड्रेंट क्या करेगा, कवर करेगा। तो अगर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमारा कर्व यहाँ से स्टार्ट होकर एक ही क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, तो उस केस में हमारा कर्व ऐसा होना चाहिए। अगर हमारा कर्व जो 2 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है तो हमारा कर्व ऐसा ड्रॉ होना चाहिए। अगर हमारा कर्व 3 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है और पॉइंट स्टार्टिंग वही मान रहे हैं, तो इस तरह से कर्व आना चाहिए। तो ये इस तरह के पैटर्न हमें ड्रॉ करने होते हैं पोलर और नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर। तो ये हमारा 1 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, ये 2 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है और ये 3। तो जब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो मैं सीधी लाइन नहीं लेके जाऊँगा, पहले इसने 1 क्वाड्रेंट कवर किया और उसके बाद में मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी इन्फाइनाइट पॉइंट है। क्योंकि हमने लिए तो 2 पॉइंट है, 0 और इन्फाइनाइट, लेकिन उसके बीच में तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स है, यानी अलग अलग वैल्यू आएगी एंगल्स की भी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कर्विकल नेचर लेते हैं इसका। और हमारा जो रोटेशन था वो क्या था, क्लॉकवाइज था। तो इस तरह से हम इसको अगर डायरेक्शन देंगे तो ये हमारा कैसा नज़र आएगा, क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमने 2 क्वाड्रेंट कवर कर लिए और रोटेशन क्या बता दिया, क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर प्लॉट। अब हम बनाएंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट दैट इज मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट। तो कभी भी हमें नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना होगा तो दैट विल बी ए मिरर इमेज ऑफ द पोलर प्लॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अगर मैं यही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, 0 डिग्री, 90, 180 एंड 270, ये तो होगी पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लिखना है हमें, क्योंकि एंगल जो है वो दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा जो डायग्राम बना था वो ऐसे बना था, ये बना था पोलर प्लॉट। तो मिरर इमेज के लिए हम क्या करना है, ये इस तरह से जाना है और ये, तो ये क्या बनेगा हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट। अब स्टेबिलिटी चेक करनी होती है हमें। ये तो हमारा 5/3 पॉइंट था, ये एंगल 0 डिग्री हो गया था और रोटेशन क्या था हमारा, क्लॉकवाइज था। तो कुछ इस तरह से ये जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, इस तरह से ये आएगा और ये क्या बना देगा, एक क्लोज लूप बना देगा। अब हमें चेक करना है कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है, और दूसरा हमें चेक करना होता है कि ये जो ये पॉइंट टच कर रहा है इमेजनरी एक्सेस पर, इसकी वैल्यू कितनी है। ये 2 पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरसेक्शन विथ इमेजनरी एक्सेस, कि कितना होगा इंटरसेक्शन की वैल्यू, क्या लिखेंगे हम इस डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्शन विथ इमेजनरी एक्सेस के बारे में।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन पे जाएंगे। फंक्शन क्या था, जी जे ओमेगा 10/2 + j ओमेगा इंटू 3 + j ओमेगा, यानी एस की जगह हमने क्या पुट कर दिया था, जे ओमेगा पुट कर दिया था। अब इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन हम जानते हैं कि जो भी साइन होता है इमेजनरी का, उसको हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखो इमेजनरी पार्ट का क्या करना है, साइन चेंज करना है। जनरली लोग रियल पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हमेशा रियल लिखना है फिर इमेजनरी। तो ऊपर क्या होगा देखो 10, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 3 6 -2j ओमेगा -3j ओमेगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन वापस से क्या हो जाएगा माइनस, डिवाइड बाय a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। लेकिन यहाँ j × j यानी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होने से 2 का स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली a + b a - b तो 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो 6 - 5j ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास फंक्शन की। अब हमें इसमें रियल और इमेजनरी टर्म को अलग अलग करना है। तो रियल टर्म क्या होगी देखो, 10 × 6 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और -50j ओमेगा अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें इंटरसेक्शन कहाँ फाइंड करना है, इमेजनरी एक्सेस पर। तो इमेजनरी एक्सेस पे कौन सा पार्ट जीरो होता है, रियल पार्ट। तो इक्वेट रियल पार्ट टू जीरो। तो 10 × 6 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो जीरो पुट करने के बाद में ऑब्वियस है कि ये दोनों टर्म जीरो में चली जाएगी और 10 भी जीरो में चला जाएगा। तो 6 - ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 6, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, √6, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। अभी हमें पॉइंट नहीं मिला है, हमें एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली है जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो पुट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 6 इन इमेजनरी पार्ट। अब हम इसको पुट कर रहे हैं इमेजनरी पार्ट में। तो इमेजनरी पार्ट हमारा क्या है, -50 ओमेगा अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो -50 इंटू √6 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कितना है, 6 है, तो 6 + 4 10 एंड 6 + 9 इज 15, ठीक है। 10 से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 5, और इसको कैंसिल आउट किया तो 3। तो √6/3 ये हमारे पास क्या आ गई, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू, जहाँ पर वो ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, -√6/3। इसको जो कैलकुलेट है उसको कैलकुलेट कर लेना, और यहाँ वाला पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं अपन। तो माइनस का क्या हो गया, -√6/3 ये वैल्यू हो गई। तो अपोजिट साइन अगर लेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है इसमें, वो होती है स्टेबिलिटी। हमें चेक करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज स्टेबल और नॉट। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है हमें, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो मेन पॉइंट रहता है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला होगा हमारा n = p - z, जहाँ n और p और z क्या है कि p जो है वो है हमारे नंबर ऑफ ओपन लूप poles present in right half of S plane। Z जो होगा that will be number of open loop zeros present in right half of S plane। तो P जो होगा वो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स होगा, Z होगा वो नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस होगा दैट आर प्रेजेंट इन राइट हाफ ऑफ S प्लेन। अब यहाँ पर N जो है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट अराउंड ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट।
अब वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होता है वो होता है -1 + j0, दैट मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट विल बी ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन की तरफ रहेगा। तो ये हमारा एक स्टेबिलिटी जो फॉर्मूला है वो होता है। तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था उसको हम लिख रहे हैं जैसे s+2 s+3, ये हमारा इक्वेशन था। तो इसमें जीरोस जो हैं वो तो एक भी नहीं है क्योंकि ऊपर कोई फैक्टर नहीं है। पोल्स हमारे पास कितना है, 2 है। कहाँ पर है, -2 एंड -3। सो बोथ आर इन लेफ्ट हाफ, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव साइड में यानी राइट हाफ में, पॉजिटिव साइड दैट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, पोल्स कितने हैं, 0 है। एक्चुअल में पोल्स 2 हैं, लेकिन राइट हाफ में कितने हैं, 0 है, और जीरोस तो एक भी नहीं है। इसका मतलब जो n = p - z है, इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है दैट इज p - z, दैट इज 0 - 0 एंड 0। तो अब अगर ये सिस्टम स्टेबल है तो n की जो वैल्यू है यानी नंबर ऑफ n सर्किलमेंट, वो भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमारा जो ग्राफ आया था वो कुछ इस तरह से आया था, ये इस तरह से ड्रॉ किया था हमने, ये वाला, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, और -1 + j0 पॉइंट यहाँ कहीं मान सकते हैं अपन, क्योंकि ये 0 है तो ये -1 है, और j0 का मतलब क्या हुआ, रियल एक्सिस, क्योंकि इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। ये सिग्मा रियल एक्सिस है और j ओमेगा क्या है, इमेजनरी एक्सिस है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एजम्पशन हुआ कि -1 + j0 को ये जो कर्व है ये कितनी बार कवर कर रहा है, अगर हम इस कर्व को देखते हैं तो ये इस पॉइंट को कितनी बार कवर कर रहा है, एक बार भी कवर नहीं कर रहा। दैट मीन्स n इज ऑल्सो 0। तो हमारा जो इक्वेशन था n = p - z, उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है। n सर्कल कैसे करता कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल -1 + j0 पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा सही बना देता हूँ मैं। जैसे ये पॉइंट है हमारा -1 + j0, है ना, और हमारा जो कर्व होता, मान लेते हैं हमारा कर्व ये इस तरह से था, वो कर्व इस तरह से होता, ये इस तरह से। तो ये जो कर्व होता फिर ये इसको क्या करता, n सर्कल करके जाता, यानी कवर करके जाता। तो उस केस में हमारे जो n है उसकी वैल्यू क्या होती, डिफरेंट होती। लेकिन यहाँ पर जो है वो कर्व जो है वो तो 0 पे ही एंड हो गया, यहाँ पर पॉइंट -1 पे गया नहीं। तो n और 0 अगर बराबर हो गए तो सिस्टम क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट के थ्रू सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।